तो अगले 96 घंटे में आप घड़ी पर नजर रखिए, 360 की टैली पर नजर रखिए, क्या क्या हो सकता है इस रिपोर्ट में देखिए। क्या डीलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए 3 दिन के अंदर 360 सांसद पूरे हो गए? क्या सोमवार को दोपहर 1 बजे के बाद डीलिमिटेशन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा? क्या 13 अगस्त तक डीलिमिटेशन भी नहीं आएगा? महिला आरक्षण बिल भी नहीं आएगा? सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा? दिल्ली में क्या हो रहा है? पंजाब में क्या हो रहा है? चेन्नई में क्या चल रहा है? मुंबई में क्या हो रहा है? क्योंकि मामला 2/3 बहुमत यानी 360 पर ही फंस रहा है। मोदी किसी भी तरह से डीलिमिटेशन बिल और महिला बिल को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते। माना जा रहा है सरकार ने 360 पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से 360 पर कंफर्म हो लेना चाहते हैं, क्योंकि पेंच कांग्रेस फंसा रही है। कांग्रेस डीलिमिटेशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कह रही है पहले महिला बिल को लागू करो। 543 सीट पर ही 33% आरक्षण के साथ 181 सीटें मिले। मोदी सरकार 2011 सेंसस के आधार पर डीलिमिटेशन आगे बढ़ाना चाहती है। पहले 850 सीटें हो जाएं, फिर महिलाओं की 181 सीटों की बात की जाए। डीलिमिटेशन और महिला बिल पर कांग्रेस के इस रुख का अंदाजा कैसे लगा? दरअसल तमिलनाडु में एक मीटिंग हुई। टीवी के सुप्रीमो विजय ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें तमिलनाडु की सभी पार्टियों को बुलाया गया। लोकसभा में तमिलनाडु से 29 सांसद हैं। बैठक में कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम, एमडीएमके और आईयूएमएल के करीब 17 सांसद शामिल हुए। डीएमके के 22 सांसद शामिल नहीं हुए। एक बात तो साफ है, कांग्रेस और विजय के साथ जो मीटिंग में आए वो डीलिमिटेशन बिल के खिलाफ हैं, और विजय ने भी साफ कर दिया है कि अगर मोदी सरकार डीलिमिटेशन बिल लाती है तो किसी भी हाल में उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन डीएमके ने जो इशारा किया है उसी ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया है। दरअसल उधर टीवीके और कांग्रेस के अलायंस की मीटिंग चल रही थी। इधर स्टालिन की बहन और लोकसभा में डीएमके संसदीय दल की लीडर कनिमोझी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें क्लियर कर दिया कि वो परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम फेयर यानी सही डीलिमिटेशन चाहते हैं। The DMK has been very clear. We've been fighting for fair delimitation. We do not want Tamil Nadu or any state which has controlled its population to lose out because of delimitation. This has been our very clear stand. मोदी सरकार के लिए यह मुश्किल नहीं है। डीएमके अगर डीलिमिटेशन के साथ आ जाएगी तो उसकी बात भी मान ली जाएगी, जिसका इशारा मोदी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। डीएमके ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मोदी सरकार कुछ शर्तें मानने को राजी भी हो गई और कांग्रेस विजय के साथ फुल चली गई है। बताया जा रहा है कि डीएमके के मीटिंग में ना आने के बाद कांग्रेस की तरफ से पहुंचे कार्ति चिदम्बरम और प्रवीण चक्रवर्ती की मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात हुई, जहां कांग्रेस के नेता डीएमके के रुख पर खूब बरसे। टीवी के कांग्रेस अलायंस की डीलिमिटेशन पर हुई मीटिंग में डीएमके के ना आने के बाद और उनके स्टैंड लेने के बाद एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस और डीएमके के रिश्ते लगभग खत्म हो चुके हैं। अब परमानेंट दुश्मनी हो गई। The Chief Minister of Tamil Nadu had called for a meeting of all the MPs from Tamil Nadu, from both the Lok Sabha and the Raj Sabha. About 21 of us attended the meeting, and there was absolute unanimity in the meeting that Tamil Nadu's rights must be preserved. Our representation in the parliament can't be diminished. Any kind of alteration and delimitation, either on the basis of population or on a proportionate increase, will be resisted. We want the parliament to be frozen at 543 and the distribution among the states to be preserved as it is, which means Tamil Nadu will have 39 members in a house of 543.
we are clear in our unanimous opinion that a larger parliament will be an ineffective parliament, and Tamil Nadu will not be well served with a larger parliament. So we want the parliament to be preserved at 543 with the same representation of 39 Lok Sabha MPs for Tamil Nadu. मोदी सरकार ने 360 मिशन को पूरा करने में डीएमके की तरफ से नरमी के संकेत दे दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो एनडीए डीलिमिटेशन और महिला बिल के टारगेट में 22 ऐड हो जाएंगे। कांग्रेस डीलिमिटेशन बिल को पास होने से रोकने के लिए हर तरफ हाथ पांव मार रही है, जबकि सरकार वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है। मोदी सरकार इस बात को लेकर एकदम क्लियर है। महिला आरक्षण जब भी लागू होगा डीलिमिटेशन के साथ लागू होगा और 2029 के चुनाव में ही होगा। 2034 तक मोदी सरकार महिलाओं को वेट नहीं कराएगी। 850 सीटों के साथ ही महिलाओं की 183 सीट लाएगी। मोदी सरकार की नजर समाजवादी पार्टी पर भी है। सपा पर ही मामला सबसे ज्यादा फंसा है। अगर कांग्रेस और समाजवादी सेम फॉर्मूले पर चलती हैं, फिर 181 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। कांग्रेस के 99 सांसद हैं, 33 सांसदों को अपनी सीट छोड़नी होगी। सपा के 37 सांसद हैं, 12 से 13 सांसदों को अगली बार संसद पहुंचने का ख्वाब छोड़ना होगा। बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करें तो क्या कोई भी सांसद अपनी सीट, अपनी सांसदी छोड़ने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल नहीं। यही बात समझाई गई है। कांग्रेस और सपा के टॉप लीडर अड़े हैं, लेकिन जिन सांसदों को लग रहा है कि अपना टाइम दोबारा आना चाहिए, वो डीलिमिटेशन के लिए तैयार हो जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर रीजनल पार्टियों को ही फायदा होगा। कांग्रेस नेशनल लेवल पर खुद का नुकसान देख रही है, इसीलिए डीलिमिटेशन का विरोध कर रही है। देखो, डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बंद नहीं सकते और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते। वो उनके विचार दौड़ते रहता उनके माइंड में, वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी की चीज़ें जो फिजिकली हम करते हैं हमको पता चलता है कौन कैसा है, क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे। मोदी सरकार जो करना होगा वो सब करेगी और कांग्रेस के हर नैरेटिव को पूरी ताकत के साथ कुंद करेगी। दरअसल कांग्रेस डीलिमिटेशन के बहाने महिलाओं के भीतर मोदी सरकार को महिला विरोधी बताने की कोशिश में लगी है। अटैक की शुरुआत हुई कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से। कांग्रेस ने एक्स पोस्ट पर राहुल गांधी का एक बयान पोस्ट किया। कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना हमारा देश अधूरा और अविकसित है, जिसका जवाब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया और लिखा कि यह कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश लगता है। महिलाओं के प्रति श्री राहुल गांधी जी की सोच में स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। रिजिजू के पोस्ट का जवाब राहुल गांधी ने दिया और लिखा कि रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। सवाल यह है कि 3 साल बाद भी वो लागू क्यों नहीं हुआ और आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं। 2023 का कानून लागू कीजिए बिना किसी शर्त के, जिसका जवाब किरेन रिजिजू ने दिया और कहा कि 2026 की जनगणना चल रही है, इस वजह से यह 2029 में लागू नहीं हो पाएगा और 2034 के चुनाव में लागू हो पाएगा। इसलिए सरकार 131वां संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी जो संसद में गिर गया। लेकिन राहुल के बयान के समर्थन में चिदंबरम और पवन खेड़ा उतर आए और कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो महिला आरक्षण बिल लागू करे। कांग्रेस मोदी सरकार को महिला विरोधी बताने में जैसे ही तुली, बीजेपी के लीडर महिला बिल पर राहुल गांधी की पूरी कुंडली निकाल लाए। सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून बनाया। अब उसे अमली रुख और शीघ्र उसको लागू करने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस बहाने तलाश रही है।
और नारी शक्ति के आरक्षण में लगातार बाधाएं, दीवारें खड़ी कर 70 करोड़ भारत की बेटियों का अधिकार छीनने का, विश्वासघात करने का कार्य कर रही। अगर राहुल गांधी वास्तव में महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, तो वह उसके इंप्लीमेशन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? सच्चाई तो यह है कि मिशन 360 पर मोदी सरकार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। अब वो कांग्रेस की मान मनोवल करने की भी कोशिश नहीं कर रही है। उसे लग रहा है कि डीलिमिटेशन सरकार क्यों गिरा रही है। उसकी सच्चाई जानकर खुद ब खुद 360 का टारगेट पूरा हो जाएगा। परिसीमन बिल पर सरकार अब छिपकर कुछ नहीं करेगी, स्विच ऑन कर दिया गया है। खुलकर खेला जाएगा। संविधान खोलकर पार्टियों को दिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया। महिला आरक्षण चाहिए तो परिसीमन जरूरी है। संविधान में लिखा है। कांग्रेस नहीं समझ पा रही तो दुनिया देख ले। महाराष्ट्र में भी मोदी सरकार ने गणित सेट कर दिया है और पंजाब में भी अकाली दल से मीटिंग कर 360 की बिसात सेट कर दी है और ऑपरेशन बंगाल कर 20 सांसदों को अपने पाले में कर लिया है। सब कुछ मोदी सरकार धीरे धीरे सेट कर रही है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी मिल गई है। उद्धव का साथ छोड़कर 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। ये भी शिंदे गुट के साथ संसद में बैठ रहे हैं। परिसीमन और महिला कोटा बिल पर केंद्र सरकार के साथ अकाली दल के सुप्रीमो सुखबीर बादल ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया। अकाली दल का एक एमपी भी डीलिमिटेशन में मोदी सरकार का साथ देगा। ये तो पार्टी ने पहले भी फैसला लिया था। जब पहले बात हुई थी तब भी बोला था भी ये फैसले के हम सरदार सुखबीर सिंह जी बादल हमारे जो पार्टी के प्रधान हैं, उन्होंने पहले भी जी इसके हक में दिया था। बीबी हरसिमरत कौर बादल ने भी इसके हक में दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। ये फैसला इनके साथ समझौते की बात होती तो एमपी इलेक्शन हुई है तब कर लेते। पंजाब के हितों का मसला है, उसके बीच में किसी के साथ कोई समझौता हम नहीं करते। पंजाब के हितों की जो बात करेगा तब उसके साथ समझौता होगा। फायदा क्या होगा डीलिमिटेशन का? देखो, उनको भी अपना हक मिलेगा। 50% लेडीज को उनके सीटें मिलेंगी। पंजाब बड़ा सूबा है, एमएलए ज्यादा होंगे, हल्के गांव ज्यादा है, वो छोटे होंगे। कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, एमपी और बनेंगे। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ घट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की। सभी स्टेटों के ऐसा हालात बने पड़े हुए हैं। पंजाब में अकाली और मोदी की नई जुगलबंदी से कांग्रेस का माथा ठनक गया है। डीलिमिटेशन पर पंजाब कांग्रेस के नेता बीजेपी पर भड़ास निकालने लगे हैं। बुनियादी बात यह है, और मैंने लोकसभा में जब परिसीमन विधेयक के ऊपर चर्चा हुई थी, ये बात पूरी जोर दे के कही थी कि ये परिसीमन उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत के हक में नहीं है। इससे सिर्फ मध्य भारत का फायदा होगा और भारत के जितने सामरिक और सुरक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, ये सारी उत्तर पूर्व भारत और उत्तर भारत में है। और इसलिए ये बात सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि उन लोगों को और उन राज्यों को ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत की सियासी पृष्ठभूमि में उनका जो वज़न है वो और हल्का होता जा रहा है। इसलिए आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, 1/3 दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती ही नहीं। 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं? इसलिए अगर आप जो संसदीय और विधानसभाएं हैं उस प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं, वैसे ही इस देश में ये 2 हॉर्स डेमोक्रेसी हो गई है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और अगर आप जो बची कुची लेजिस्लेचर है उसको भी समाप्त करना चाहते हैं तो कर लीजिए इसको 850। मोदी सरकार 360 को जुगाड़ने के लिए हर किसी से कांटेक्ट कर रही है। महाराष्ट्र में उसकी नजर एनसीपी शरद पवार के 8 सांसदों पर भी गड़ी है।
सुप्रिया सुले सबके साथ नरमी के साथ व्यवहार कर रही है। सुप्रिया सुले ने डीलिमिटेशन पर सवाल किया, एफसीआरए बिल पर तो खोलकर बोला, लेकिन डीलिमिटेशन पर इंडी की मीटिंग का हवाला देने लगी। कल सुप्रिया सुले अपने सांसदों के साथ 11 बजे मोदी से मिलने वाली हैं। कह रही हैं कि महाराष्ट्र के मुद्दे पर पीएम से टाइम मांगा था, इसलिए मिलने जा रही हूं। हमसे एनसीपी एसपी से आज तक भारतीय जनता पार्टी या उनके एलाइज, एनडीए बोलिए, एनडीए ने किसी के बिल के बारे में मेरे से चर्चा नहीं हुई। ज़रूर हमारी इंडिया अलायंस की जो सुबह 10 बजे मीटिंग होती है उसमें खड़गे जी और जयराम रमेश जी के साथ हमारी सपा होती है, सारे हमारे इंडिया अलायंस के हम मित्र पक्ष होते हैं, रोज़ 10 बजे हमारी चर्चा होती है। और एफसीआरए बिल पे जो बिल आया हुआ है उस पे मैं कहना चाहती हूँ कि एनसीपी एसपी इसका विरोध करेगी, इसलिए मेरी बड़ी विनम्रता से उनको मांग है कि ये बिल आप एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इधर वापस ले लीजिए, और अगर आपको बिल वापस नहीं लेना है तो आप उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजें और चर्चा हो उस पर। सिर्फ बिल लादने से कुछ नहीं होगा, उनको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करनी ही चाहिए। यही एक सशक्त लोकतंत्र को आगे बढ़ा ले जा सकता है। एनसीपी एसपी के 8 लोकसभा के जो एमपीज है, सांसद है, हमने ऑफिशियली माननीय प्रधानमंत्री जी की वक्त मांगा है। 11 बजे ऑफिशियली, सूरज जब ऊपर होगा तो दिन दहाड़े हम लोग ऑफिशियली उनको मिल रहे हैं। 8 लोगों को 11 बजे पार्लियामेंट बिल्डिंग में उनका जो पीएमओ है उसमें उनका, ये भी पीएम साहब का बड़ापन है कि उन्होंने हम 8 लोगों को तुरंत टाइम दे दिया है, क्योंकि 3 हफ्ते से हाउस नहीं चल रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो महाराष्ट्र की तरफ से हम बोलना चाहते हैं हाउस में, और उसका जवाब चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री की तरफ, वो सिर्फ इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री है, तो इस देश के प्रधानमंत्री जी को मिलने एनसीपी एसपी के 8 लोग जा रहे हैं। लेकिन सबको पता है सियासत में हर मुलाकात का मतलब वो नहीं होता जो दिखता है। सच्चाई तो यह है कि सरकार के पास 360 का टारगेट पूरा है। बिल पर मोदी के साथ अभी 326 एमपी, वाईएसआर कांग्रेस 4 प्लस जेडपीएम 1 प्लस अकाली दल 1, कुल 6 एमपी सपोर्ट को तैयार। 2 निर्दलीय सांसदों का समर्थन। लोकसभा की अभी कुल स्ट्रेंथ 540 एमपी डीलिमिटेशन बिल के लिए चाहिए 2/3 360 एमपी। बिल पास कराने के लिए और चाहिए 34 एमपी। कहां से आएंगे ये 34 एमपी? डीएमके 22 एमपी, एनसीपी पवार 8 एमपी। दोनों पार्टियां सॉफ्ट हुई हैं, दोनों से बातचीत चल रही है, दोनों के समर्थन के बाद हो जाएंगे 356 एमपी। कहा जा रहा है कि जो 4 बचे हैं उससे भी ज्यादा मोदी सरकार ने जुगाड़ लिया है। लेकिन सरकार डीलिमिटेशन और महिला बिल को लेकर कोई जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाना चाहती है और उसने साफ कर दिया है कि उसका टारगेट 2029 का चुनाव है। इसका काम भी स्पीड से चल रहा है। सेंसस का पहला चरण हाउस लिस्टिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। उससे जुड़े 33 से 34 सवालों का डेटा जुटाने का काम हो चुका है। दूसरा चरण पोर्टल और नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में दूसरे चरण की गिनती के लिए सितंबर 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि अन्य राज्यों के लिए मुख्य जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगी। जिस दिन सरकार के पास लिखित में 2/3 बहुमत का आंकड़ा आ जाएगा, उसी दिन महिला बिल परिसीमन को लेकर आ जाएगी। उसके लिए वो स्पेशल सत्र भी लेती आएगी, जहां खुलकर सिर्फ डीलिमिटेशन और महिला बिल पर ही बात होगी। सरकार उसी वक्त का इंतजार कर रही है।